गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग गुरु और चेला पाठ पढ़ रहे हैं। गुरु और चेला पाठ में पूर्ण कर लिया है। कविता जो है वो हमने पूरी पढ़ ली है। आज हम इसके प्रश्नोत्तर देंगे। तो चलिए पेज नंबर 99 निकालते हैं। पेज नंबर 99 सबसे ऊपर लिखा है टके की बात। टके की बात में दो प्रश्न हैं, उन दोनों को ही लिखना है कॉपी में। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, टका पुराने जमाने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे, है ना। जैसे कि हमारी कविता में 1 टके में सब कुछ मिल जाता है, 1 टके में, ठीक है। मान लो आज की स्थिति में 1 रुपया किलो में सारी चीजें मिलने लगे तो हमारे बाजार को क्या नुकसान होगा और हमको क्या फायदा होगा, उस बारे में हमको लिखना है, ठीक है। तो पहले फायदे लिखते हैं। फायदे क्या क्या होंगे? फायदे ये होंगे कि सबको खाने पीने की चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, है ना। जैसे कि चेले को मिल जाती थी, सभी को खाने पीने की चीजें बहुत आसानी से मिल जाएगी। और दूसरा फायदा ये होगा कि कोई भी किसी भी वस्तु को खरीद पाएगा, है ना। जिसको जो चीज खरीदना है वो खरीद सकता है, क्योंकि कम रुपए में मिल जाएगी, दाम कम मिलेंगे तो वो खरीद सकता है। ये दो फायदे हो जाएंगे महत्वपूर्ण। और नुकसान क्या होंगे? नुकसान में लिखते हैं कि ऐसा होने से सामान बेचने वालों को परेशानी होगी, क्योंकि उनको फायदा नहीं होगा, है ना। ऐसा यदि करेंगे तो जो लोग सामान बेच रहे हैं उनको बहुत ही नुकसान होगा, है ना, क्योंकि वो तो महंगी चीज़ों में सामान, बहुत महंगी कीमत में सामान खरीदेंगे और फिर बाजार में 1 रुपये किलो में बेचेंगे तो उनको तो नुकसान होगा ही, है ना। दूसरा ये कि हमारी बाजार की और देश की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ जाएगी, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण हमारे नुकसान होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है। हमारी भारतीय मुद्रा भी है रुपया, ठीक है। और बांग्लादेश में टके का रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं, ठीक है। टका बांग्लादेश की मुद्रा है और रुपया भारत की मुद्रा है। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी है लिखिए, है ना। अब हमारे पास सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, इनकी मुद्राओं के नाम हमें लिखना है। तो ठीक है, लिखते हैं। जापान की मुद्रा है जापानी येन, ठीक है। और सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी अरब रियाल, ठीक है। सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी अरब रियाल। जापान की जापानी येन। फ्रांस की मुद्रा है यूरो। इटली की मुद्रा है यूरो। और इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, है ना। इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। चलिए, वीडियो में हमने कुछ मुद्रा के चित्र भी आपको दिखाए हैं, तो देख लीजिए। आपको कॉपी में चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, यह हमने सिर्फ समझने के रूप से दिया है आपको, है ना। लेकिन जो लिखना है उनकी मुद्रा के नाम और देश के नाम वो आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कविता की कहानी। कविता की कहानी में पहला प्रश्न है, इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। अब हमें तो ये कविता के रूप में दी है, इसको कहानी के रूप में लिखना है, तो आप इसको अपने शब्दों में 6-7 लाइन में आप लिख सकते हैं, है ना। जैसा आप लिखना चाहें उस रूप में आप इसको लिख सकते हैं, तो इसे आप स्वयं करेंगे। दूसरा है, क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो, उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। यदि आपने कोई कहानी या कविता इस तरह से पढ़ी है जिससे कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपने दोस्त को बचा लेता है या अपने साथी को बचा लेता है, तो वह कहानी आपको खुद से पढ़ना है और सुनाना है ना। उसको कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है हमारा, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो, है ना। अब
अब कविता को हमने पढ़ लिया है, लेकिन हमको इस कविता के बारे में कुछ वाक्य लिखना है, जैसे कि सड़कों के ऊपर लिखना है, बाजार के ऊपर लिखना है और राजकाज के ऊपर लिखना है। ठीक है, तो इसको हम अपनी कॉपी में कर लेंगे। पीछे वीडियो में उत्तर दिया है, उसको देख करके लिख लेंगे। ठीक है, जैसे सड़कों के बारे में कहें तो अंधेर नगरी की सड़कें चमाचम थी, अंधेर नगरी की सड़कें चमाचम थी, ये लिख लेंगे। दूसरा है कि अंधेर नगरी के बाजार में सभी चीज़ें टके से मिलती थी, बाजार के बारे में लिखना है तो अंधेर नगरी के बाजार में सभी चीज़ें टके से मिलती थी। अब राजकाज के बारे में लिखना है तो अंधेर नगरी में मूर्ख राजा के कारण राजकाज अव्यवस्थित और न्याय व्यवस्था राम भरोसे चल रही थी, है ना। सारी चीज़ें अव्यवस्थित थी वहाँ पर राजकाज के मामले में। तो ये तीनों हम अपनी कॉपी में वीडियो से देख करके लिख लेते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। हमने अंधेर नगरी अभी कविता पढ़ी थी, गुरु और चेला, तो क्या इस नगरी को अंधेर नगरी कहना सही होगा? तो हाँ भाई, इस नगरी को अंधेर नगरी कहना सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है क्योंकि वहाँ न तो व्यापारियों को अपनी चीज़ों का सही दाम मिल रहा था और ना ही दोषियों को सजा मिल रही थी, है ना। हमने देखा था कि सारी चीज़ें टके के भाव मिल रही थी, तो व्यापारियों को अपनी वस्तुओं का सही दाम नहीं मिल रहा था और जिसकी गलती थी, दीवार जिसने गिराई थी या जिसकी गलती के कारण गिरी थी, उसको तो सजा मिल नहीं रही थी, चेले को फांसी हो रही थी। चेले और दीवार का तो कोई रिश्ता ही नहीं था, है ना। तो इस तरह से न्याय व्यवस्था भी गड़बड़ थी, तो इसलिए उसे हम अंधेर नगरी कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कविता की बात। अब कविता की बात में है पहला प्रश्न, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। तो उसका पहला प्रश्न है क वाला, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर क्यों खुश हुई, है ना। उसका कारण हमको लिखना है कि क्यों खुश हुई थी भाई। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि वहाँ का राजा बहुत मूर्ख था। राजा की मूर्खता के कारण पूरे देश के लोग परेशान थे। वहाँ पर किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा मिल सकती थी या मिल जाती थी, इसलिए वहाँ की प्रजा बहुत ही खुश थी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। ख वाला प्रश्न है हमारा उसी के नीचे, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। ये बात भी सही है कि जब राजा से परेशान थे तो उसको हटा भी सकते थे, लेकिन क्यों नहीं हटाया, है ना। क्योंकि पुराने, उत्तर लिखेंगे इसका, पुराने समय में राजा का हुक्म न मानने पर सजा का प्रावधान होता था और मूर्ख राजा के नियम तो वैसे ही अनोखे थे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई होगी, है ना। क्योंकि पहले के समय में राजा महाराजाओं का हुक्म जो था वो सबको मानना होता था, और यहाँ इस कविता में तो राजा बहुत ही मूर्ख था, है ना। उसके नियम ही अलग थे, वो किसी को भी मृत्युदंड दे सकता था। इस बात से किसी की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2, गुरु का कथन, है ना। गुरु का कथन झूठा होता नहीं है। ठीक है, अब उसका पहला प्रश्न है कि गुरुजी ने क्या बात कही थी। हमारा पहला प्रश्न है कि गुरुजी ने क्या बात कही थी, तो उसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। गुरुजी ने कहा था कि जो इस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और संसार का ताज उसी के सिर पर चढ़ेगा, है ना। गुरुजी ने उसके चेहरे से कहा था, उसके चेहरे से बात हुई थी तो उसने कहा था कि भाई जो भी, है ना, गुरुजी ने कहा था कि जो भी इस मुहूर्त, राजा से भी कहा था उसने कि जो भी इस मुहूर्त में भाई फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा इस संसार पर राज करेगा, वहाँ का राजा बन जाएगा, चक्रवर्ती मतलब पूरी दुनिया पर वो राज करेगा, ऐसी बात उसने कही थी। दूसरा प्रश्न है, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी
मतलब गुरुजी ने जो मुहूर्त वाली बात कही थी, क्या वह सही थी? तो मेरे विचार से गुरुजी की बात सही नहीं थी। ऐसा मुझे लगता है कि गुरुजी की वो बात सही नहीं थी। इसको उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि मेरे विचार से गुरुजी की बात झूठी थी। उन्होंने अपने शिष्य को बचाने के लिए एक तरकीब सोची थी, है ना। उनके शिष्य को बचाने के लिए यह एक तरकीब थी उनकी। चलिए अंतिम प्रश्न है इस पेज का। गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत, आपस में चर्चा करो। अब गुरुजी ने ये जो तरकीब उन्होंने सुझाई थी, क्या वो उनकी सही, मतलब उनका कहना सही था या उनकी यह बात सही थी, या उन्होंने जो बात बोली थी वो बात बोलकर उन्होंने सही काम किया या नहीं किया? तो भी गुरुजी ने यह बात, उत्तर में लिखेंगे हम लोग, गुरुजी ने यह बात कहकर बिल्कुल सही किया। राजा ने खुद को साबित कर दिया कि वह कितना मूर्ख है, और साथ ही प्रजा को मूर्ख राजा से मुक्ति मिल गई, है ना। इसलिए वह बात उन्होंने कहकर सही किया कि प्रजा को कम से कम राजा से मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। कल की वीडियो में फिर अगले जो प्रश्न बचे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लेंगे। थैंक यू।